हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के इस यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 4 पे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 2 मानक रूप फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म 1, स्टैंडर्ड फॉर्म 2। इससे पहले हम पूर्ण समाकल पढ़ लेते हैं। पूर्ण समाकल क्या होता है, कंप्लीट इंटीग्रल क्या होता है। देखिए हम निम्नलिखित संबंध लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ए बी लेते हैं, जिसमें एक्स वाई क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0, जहां एक्स वाई जेड चर इस प्रकार है कि जेड जो है एक्स और वाई पर परतंत्र है, मतलब जेड परतंत्र है, डिपेंडेंट है, और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम जब एक्स और वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, एक तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल जेड और डेल जेड अपॉन डेल एक्स मिलेगा, तो वो पी हो जाएगा इक्वल टू 0। सेम वैसे डेल जेड डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड और डेल जेड अपॉन डेल वाई मिला, वो क्यूब। ठीक है, यहाँ पे तो मान लो उपयुक्त तीन संबंधों से दो अचर ए बी जुड़े हुए, पहला ये रिलेशन हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये रिलेशन हो गया। ठीक है, ए और बी जुड़े हुए, सभी में ए और बी जुड़े हुए हैं, जिन्हें विलोपित करके एक निम्न संबंध प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम इसको P और Q ला देते हैं, A और B को विलोपित करके यहां से P और Q वहां पे ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, जो कि प्रथम कोटि का एक आंशिक अवकल समीकरण है। मान लो कि किसी विधि द्वारा समीकरण नंबर 3 से समीकरण 1 को व्युत्पन्न किया जा सकता है, तब समाकल एक जो होगा समीकरण नंबर 3 से समीकरण 1 को हम किसी भी तरीके से व्युत्पन्न करते हैं, जिसमें स्वतंत्र अचरों की संख्या उतनी ही है जितनी स्वतंत्र अचर हैं। देखिए स्वतंत्र अचर कितने हैं, स्वतंत्र अचर हैं 1 और 2, ए और बी है, और स्वतंत्र अचर कितने हैं 2, एक्स और वाई। तो उतनी ही है अगर स्वतंत्र अचर कौन सा है, एक्स और वाई है, स्वतंत्र अचर ए और बी है, सेम है, स्वतंत्र अचरों की संख्या उतनी ही है जितनी स्वतंत्र अचर है। तो समीकरण नंबर 3 ये वाला जो समीकरण है वो पूर्ण समाकल कहलाता है। ठीक है, याद रखना ये समीकरण है पूर्ण समाकल कहलाता है कब, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या जो है इंडिपेंडेंट कांस्टेंट की संख्या के इक्वल होगी, तो वो कंप्लीट इंटीग्रल कहलाएगी। क्लियर है, देखिए आगे। अब देखिए मानक रूप 1, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 देखिए, जिसमें केवल P और Q हो और एक्स वाई जेड ना हो। ठीक है, हमें सिर्फ पी क्यू ही मिलेंगे, एक्स वाई जेड ना मिलेंगे, वही हमारा मानक रूप 1 होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि हम फंक्शन को अब एक्स वाई जेड नहीं है तो पी क्यू बस लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0। इसका पूर्ण समाकल क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से प्राप्त होगा, जहां एफ ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, हम 0 रख के निकालेंगे, और p इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हम a रखेंगे और q इक्वल टू b रखेंगे, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पर ये दोनों 0 हो जाएंगे और यहाँ पे x y 1 हो जाएगा। जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू a मिलेगी और डेल जेड अपॉन डेल y की वैल्यू b मिलेगी हम लोग को। ठीक है, जिन्हें समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर अब इसमें रख देंगे, हमें कुछ प्राप्त होगा, इक्वेशन प्राप्त होगा जो समीकरण नंबर 2 को संतुष्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे फाई इक्वल टू मतलब b इक्वल टू फाई ऑफ a मान लेंगे और इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, मतलब समीकरण नंबर इस 2 में रख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद में समीकरण 4 को a और c के सापेक्ष अवकलन करने पर प्राप्त समीकरणों अर्थात z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई फाई ऑफ a प्लस c, ये जो मिलेगा इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो z 0 हो जाएगा, जब हम इसको a के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो a 1 हो जाएगा और x जो है कांस्टेंट हो जाएगा a के लिए, x आ गया, यहाँ पे डिफरेंशिएट किए a को a के साथ रिस्पेक्ट में तो फाइव डेस a आ गया और ये 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला यहाँ पे 0 इक्वल टू एक्स प्लस वाई फाइव डेस a और इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बीच, इन दोनों के बीच c को विलोपित करने पर विचित्र समाकल प्राप्त होता है, सिंगुलर इंटीग्रल प्राप्त होता है जब यहां से c को विलोपित कर देते हैं। तो मतलब कि यहां से कुछ भी वैल्यू पुट करके y का वैल्यू इसमें रख दो या फिर इस इक्वेशन में रख दो या फिर इसको इस इक्वेशन में रख दो, तो कहीं से यहां से विलोपित करने पर विचित्र समाकल प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो हमें समाकल प्राप्त होगा व्यापक समाकल c इक्वल टू फाई ए ले लेंगे। ठीक है, साइन ए ले लेंगे, जहां साइन एक स्वेच्छ फलन को निरूपित करता है, और तब a को z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, तो b की जगह पे हम क्या ले लिए थे, फाई ए ले लिए थे। देखिए यहाँ पे फाई ए ले लिए और c की जगह पे फाई साइन ए, तो c इक्वल टू साइन ए ले लिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का वैल्यू प्राप्त होगा। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, a के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है,
अभी आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन मिले हमें, दोनों इक्वेशन से हम अगर दोनों इक्वेशन से ए को विलोपित करना है, देखिए इसमें भी ए है इसमें भी ए है, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में भी है इस वाले इक्वेशन में भी ए है, तो इन दोनों इक्वेशन से ए को विलोपित करने कहते हैं, तो हमें एक हल प्राप्त होता है, ठीक है, वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, व्यापक समाकल हमारा वही होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, हल कीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। तो दिया गया समीकरण मानक रूप 1 है क्योंकि इसमें पी क्यू है और बाकी कांस्टेंट है, अर्थात एफ पी क्यू इक्वल टू 0। हम इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, फिर एफ पी क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अतः इसका हल निम्न है, इसका हल जो होगा, जो यहाँ पे दिया गया था z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, उसको रख दिए z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एफ ए बी इक्वल टू 0 रखेंगे, ये हमारा फॉर्म था ना, एफ ए बी इक्वल टू 0 रखेंगे, स्टार्ट करेंगे आगे सॉल्व करना। तो एफ ए बी इक्वल टू हमने रख दिया 0, एफ पी क्यू क्या है, एफ पी क्यू इक्वल टू 0 में हमें क्या मिल जाएगा, पक्षांतर क्या है, तो मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता, ठीक है। और तो इस पी के जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पक्षांतर क्या है, तो एम को और ए को भी पक्षांतर क्या है, तो बी स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे, तो एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल जाएगा, और बी इज इक्वल टू रूट एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो b इक्वल टू मिल गया हम लोग को रूट एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस b के मान को हम रख देते हैं इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। इस वाले इक्वेशन जब रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा z इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी, ये मिल गया। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक x है दूसरा y है, z तो इसमें है नहीं, ठीक है। तो z इक्वल टू हमें जो मिला है ये इस साइड में, अगर स्वतंत्र चरों की संख्या स्वतंत्र अचरों की संख्या जो है इक्वल होती है तब हमें उसको पूर्ण समाकल कह सकते हैं, ठीक है, तब हम उसको पूर्ण समाकल कह सकते हैं। देखिए स्वतंत्र अचर कौन से x और y हैं, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कौन कौन से है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट जो है ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है और ए भी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, तो हम इसको कह सकते हैं ये जो समाकल है ये पूर्ण समाकल है। अब हम इसमें क्या रखेंगे, पूर्ण व्यापक समाकल निकालने के लिए c इक्वल टू साइन ए रख के देखेंगे, तो जहां जहां c है यहाँ पे c है, इस जगह पे साइन ए रख दिए। अब इस वाले इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है, एक रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने पर ये 0 हो जाएगा, ये x जो है कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और एक को डिफरेंशिएट करने पर 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स मिल गया हम लोग को। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर किसी भी रूट वाले वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 रूट a मिलता है, ठीक है, तो 1/2 रूट इतना वैल्यू मिलता है। अब इसके अंदर वैल्यू को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू a, तो क्या हो जाएगा, m 0 हो जाएगा और -2a मिल जाएगा, ठीक है, -2a मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या मिलता है, -2a मिलता, तो ये माइनस को यहाँ लिख दिए और 2 को न्यूमरेटर में लिख दिए, ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से, तो क्या बचा सिर्फ a अपॉन रूट m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू y प्लस साइन एस वाई। अब देखो इन दोनों जगह से, इन दोनों इक्वेशन से हम a को जब विलोपित करेंगे तो वही हमारा व्यापक समाकल होगा, जनरल इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो साइन ए यहाँ फंक्शन क्या है हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम विलोपित नहीं कर सकते, अगर हमारे पास फंक्शन दिया रहेगा तब विलोपित कर सकते हैं, अदरवाइज अभी नहीं कर सकते। तो हम यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इन दोनों को विलोपित करने पर जो प्राप्त होगा इंटीग्रल वही हमारा जनरल इंटीग्रल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो पी क्यू इक्वल टू 0 का रूप हो गया, ठीक है, जेड इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। हम क्या वैल्यू निकालेंगे, पक्षांतर करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, तो पक्षांतर करने पर ए स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो रूट लगा दो, रूट ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू क्या मिला, रूट ए स्क्वायर माइनस 4 मिला। अब यहाँ पे इस b की वैल्यू को हम रख देते हैं इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, z इक्वल टू ए एक्स और b की जगह पे रूट ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई और c की जगह पे c रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक x है दूसरा y है, और दो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, एक a है और दूसरा c है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इक्वेशन मिला है, ये जो इंटीग्रल मिला है हम लोग को, ये क्या है,
पूर्ण समाकल है, कंप्लीट इंटीग्रल है। अब हम व्यापक समाकल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको साइन ए रख देंगे, सी इक्वल टू साइन रख देंगे, तो यहाँ पे आ गया साइन ए, बाकी वैल्यू जो है एज इट इज है, ठीक है, बाकी वैल्यू क्या है, एज इट इज है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। जब ए के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 0 इक्वल टू एक्स प्लस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई प्लस साइन डेस ए मिल जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएट किए तो। अब यहाँ पे a को विलोपित करने पर, इन दोनों इक्वेशन से a को विलोपित करने पर जो प्राप्त होगा इक्वेशन या फिर जो इंटीग्रल प्राप्त होगा उसी को हम जनरल इंटीग्रल या फिर व्यापक समाकल कहेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो पूर्ण समाकल ज्ञात कीजिए, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो दिए गए समीकरण को पुनः लिखने पर हम प्राप्त करते हैं, हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि 1/z इंटू डी जेड जो है इसको हम थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हमारे पास में एक्स स्क्वायर है, पी स्क्वायर लिख लेते हैं हम लोग, डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे स्क्वायर है पी की जगह पे, वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम पूरे इक्वेशन में जेड से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी जेड स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा राइट साइड में। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं डेल एक्स अपॉन जेड, या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं एक्स इंटू 1/z डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y इंटू 1/z डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेल जेड अपॉन जेड या फिर 1/z इंटू डेल जेड, इसको हम किसके इक्वल रख दिए, डी जेड के इक्वल रख दिए, कैपिटल यहाँ पे कैपिटल डी कैपिटल जेड के इक्वल रख दिए इस पूरी वैल्यू को, मतलब यहां से यहां तक की जो वैल्यू है इसको हम डी जेड के इक्वल रख दिए। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कहते हैं तो 1/z का इंटीग्रेशन z हो गया और z dz का इंटीग्रेशन z हो गया, ठीक है। यहाँ पे log z आ गया, इसका इंटीग्रेशन log z और इसका इंटीग्रेशन z आ गया, इसलिए z इक्वल टू log z हो गया। हम इसको इतना सपोज कर लिए, ठीक है। यहाँ पे 1/x इंटू डी एक्स को रख दिए, d इंटू कैपिटल एक्स और 1/y इंटू डी वाई को d इंटू कैपिटल वाई, डी कैपिटल वाई। तो इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है, dz के इक्वल है, इसकी वैल्यू dx के इक्वल है। तो देखो यहाँ पे dz अपॉन dx रख दिए, डेल z अपॉन डेल x आ गया, यहाँ पे डेल z अपॉन डेल y आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर y इंटू 1/dy है, ठीक है, और इक्वल टू, देखो इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, 1/y dy इज इक्वल टू d कैपिटल Y है, जो ये वाली वैल्यू है, इसको अगर पक्षांतर कर दिया जाए तो 1/dy इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y अपॉन dy मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे है, ये जो वैल्यू है y अपॉन dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/dy हो जाएगा, इसलिए dy नीचे आ गया और dx नीचे आ गया। तो हमें क्या मिल गया, डेल z अपॉन डेल x होल स्क्वायर अपॉन डेल y होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्म है, मानक रूप 1 का फॉर्म है, बस इसमें कैपिटल Z है, कैपिटल X है, ठीक है। अतः समीकरण नंबर 5 का पूर्ण हल क्या हो जाएगा, z इक्वल टू a कैपिटल X प्लस b कैपिटल Y प्लस c1, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो b स्क्वायर जब निकालेंगे b की वैल्यू तो रूट 1 माइनस a स्क्वायर मिल जाएगा हम लोग को। a इक्वल टू हम मान लेते हैं cos अल्फा, जब a इक्वल टू cos अल्फा मानेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू रूट साइन स्क्वायर अल्फा, और स्क्वायर और रूट हट जाएंगे तो मिलेगा हम लोग को साइन अल्फा, तो b इक्वल टू मिल गया हम लोग को साइन अल्फा, ठीक है। अब b का मान क्या है, साइन अल्फा है, a का मान क्या है, cos अल्फा है, इस मान को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 6 में, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जब इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 6 है ना, z की वैल्यू क्या है, z इक्वल टू क्या है, log z है, तो यहाँ पे लिख देते हैं log z इक्वल टू log x प्लस b की वैल्यू किसके इक्वल है, a की वैल्यू cos अल्फा के इक्वल है, यहाँ पे cos अल्फा आ जाएगा log x, और प्लस b की वैल्यू sin अल्फा के इक्वल है, तो यहाँ पे sin अल्फा आ जाएगा, और y की वैल्यू log y, और c1 की वैल्यू c1 इक्वल टू हम लेते हैं log c, तो log c ले लिया हमने, तो यहाँ पे मिल गया log z इक्वल टू cos x cos अल्फा log x प्लस sin अल्फा log y प्लस log c। तो ये जो वैल्यू है सामने log के सामने जो वैल्यू उसको हम पावर में ले जाते हैं, तो x की पावर में आ जाएगा, तो log x टू द पावर
क्या मिलेगा, cos अल्फा, इस sin अल्फा के भी y के पावर में ले जाते हैं तो log y टू द पावर sin अल्फा, और यहाँ पे log c, तो देखो हमें क्या मिल गया, log z इज इक्वल टू log x टू द पावर cos अल्फा प्लस log y टू द पावर sin अल्फा प्लस log c, और अगर log x प्लस log y प्लस log z है तो log y इंटू z लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए सभी जो वैल्यू है सब इसको मल्टीप्लाई में लिख दिए, उसके जो log के अंदर था वैल्यू उसको, और log log को दोनों साइड से कैंसिल कर दिए, तो log x z इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, c, यहाँ पे log c की वजह से c, x टू द पावर cos अल्फा y टू द पावर sin अल्फा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा पूर्ण समाकल हो जाएगा, ठीक है। हमें पूर्ण समाकल ज्ञात करना था, ये हमारा पूर्ण समाकल हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कौन कौन से, c और अल्फा इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, ओके। देखिए आगे पूर्ण समाकल याद कीजिए, y माइनस एक्स क्यू वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू पी माइनस क्यू होल स्क्वायर, तो u इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं x प्लस वाई, और v इक्वल टू एक्स वाई रखने पर हमें मिल जाएगा p इक्वल टू डेल z अपॉन डेल x, और इसको हम लिख सकते हैं डेल z अपॉन डेल u, डेल u अपॉन डेल x, और डेल z अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x, क्योंकि ये z क्या है, x और y का फंक्शन है, और u क्या है, x और y के फंक्शन है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये मिल गया, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अच्छा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको डेल यू अपॉन डेल एक्स जब निकालते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स 1 हो जाएगा, तो y मिल जाएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे y आ गया, ठीक है। u और v क्या है, x और y के फंक्शन है, तो p इक्वल टू हमें क्या मिला, p इक्वल टू मिला डेल z अपॉन डेल u प्लस y डेल z अपॉन डेल v, q इक्वल टू मिला डेल z अपॉन डेल u प्लस x डेल z अपॉन डेल y, इसको आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, हम इसको सपोज किए हैं। अब देखो यहाँ पे p और q के उपयुक्त मानों से दिया गया समीकरण निम्नांकित रूप में रूपांतरित हो जाता है, मतलब यहाँ पे हम रख देते हैं p की वैल्यू और यहाँ पे रख देते हैं q की वैल्यू, तो y माइनस एक्स तो इस पे पहले से ही, तो y माइनस एक्स रख दिए, और q की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे जो वैल्यू है डेल z अपॉन डेल यू, डेल z अपॉन डेल यू प्लस x डेल यू डेल अपॉन डेल v प्लस x डेल z अपॉन डेल v इंटू y जो यहाँ पे है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे y रख दिए, माइनस बीच में माइनस है, p की वैल्यू डेल z अपॉन डेल यू प्लस y डेल z अपॉन डेल v, जिसको हमने यहाँ पे रख दिया, और मल्टीपल में क्या है, x है, इक्वल टू p की वैल्यू माइनस q की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू कट रहे कटा देते हैं, तो ये दोनों वैल्यू कट के दोनों को कटा दिए, और यहाँ पे ये दोनों वैल्यू तो नहीं कटने वाली है, ठीक है, तो उसको हम एज इट इज रख देंगे। अब देखो यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा रख देते हैं, राइट साइड में ये दोनों वैल्यू कट चुकी है, और यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, हाँ यहाँ पे ये वाला वैल्यू अच्छा नहीं कटेगा यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे जो राइट साइड की वैल्यू है उसमें ये दोनों कट गए, ठीक है, तो बचा क्या, y डेल z अपॉन डेल v माइनस x डेल z अपॉन डेल v, तो हम डेल z अपॉन डेल v को पहले बाहर निकाल लेते हैं, उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या बचेगा अंदर में, y माइनस x बचेगा, इसलिए यहाँ पे आ गया y माइनस x का होल स्क्वायर, y माइनस x होल स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, y माइनस एक्स पहले से था, तो y माइनस एक्स पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे x y इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू और माइनस x इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू है, हम अगर अंदर में डेल जेड अपॉन डेल यू को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स आ गया, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए x और y इसमें भी है, ठीक है, इन दोनों इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो x और y इसके लिए डेल जेड अपॉन डेल v के लिए, और यहाँ पे भी डेल जेड अपॉन डेल v के लिए x और y का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो डेल जेड अपॉन डेल v कॉमन निकल जाएगा, और या फिर हाँ डेल जेड अपॉन डेल v कॉमन निकल जाएगा, और एक्स वाई माइनस एक्स वाई होके दोनों 0 हो जाएंगे। देखिए डेल जेड अपॉन डेल v ये कॉमन निकल गया इन दोनों में, और x इंटू वाई एक्स वाई माइनस ये एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस एक्स वाई दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये वाला जो टर्म है, ये जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें, y माइनस एक्स डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू वाई माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स मल्टीप्लाई होके y माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, डेल जेड अपॉन डेल यू आ गया, ठीक है, इक्वल टू y माइनस स्क्वायर y माइनस एक्स होल स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल y होल स्क्वायर, ये v है ना, डेल जेड अपॉन डेल v होल स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल v होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको देख लेते हैं,
ये दोनों वैल्यू राइट साइड लेफ्ट साइड से कट गए, ठीक है। तो बचा क्या, डेल z अपॉन डेल u इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल v का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो कि मानक रूप 1 है, डेल z अपॉन डेल u और डेल z अपॉन डेल v जो कि मानक रूप 1 है, अतः इसका पूर्ण समाकल क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस वेरिएबल चेंज है, बाकी चीज वही है। अब देखो यहाँ पे z इक्वल टू ए यू प्लस बी वी प्लस सी, जहां a इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये a हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, a इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब b इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, रूट a मिल जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया रूट a। u इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई है, तो रूट u इक्वल टू x प्लस वाई रख दिए। v इक्वल टू क्या है, एक्स वाई है, तो v इक्वल टू एक्स वाई रख दिया हमने, और c इक्वल की जगह पे c रख दिए। अब देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। जब कहीं भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट मिलते हैं, मतलब इक्वल इक्वल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट कांस्टेंट मिलते हैं, तो वो जो इंटीग्रल कहलाता है वो क्या कहलाता है, कंप्लीट इंटीग्रल कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट इंटीग्रल, पूर्ण समाकल। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म 2 क्या कहता है कि इसका मानक रूप क्या है, एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0, इसमें हम जेड इक्वल टू एफ एक्स मानेंगे, एफ कैपिटल एक्स मानेंगे, और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा। तो पी इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। तो यहां से इसकी वैल्यू देखो, x की वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करने पर यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू 1 हो गया, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स मिल गया। p की वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और q की वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब y के रिस्पेक्ट में, ये 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे y 1 हो जाएगा, a मिल जाएगा, ठीक है। a इंटू डेल डेल x मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल, और यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल एक्स के इक्वल। तो q इक्वल टू मिल गया a डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और p इक्वल टू मिल गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा ही क्वेश्चन मिला, z इक्वल टू जेड ही रहेगा, p इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और q इक्वल टू a डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्किंग रूल है, p के लिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स, q के लिए डेल जेड अपॉन डेल वाई रखने के बाद में उसके पश्चात समीकरण को हल करते हैं, तो हमें x के लिए x प्लस ए वाई प्राप्त होता है। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, तो पूर्ण समाकल ज्ञात कीजिए, पी स्क्वायर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू 27। देखो पी क्यू जेड है, यहाँ पे वही पी क्यू जेड वाला फंक्शन है। अब हम मान लेंगे z इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए वाई, मतलब कि एफ एक्स मान लिए, x इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस ए वाई हो गया। तो p इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स मिल जाएगा, और q इक्वल टू ए डेल जेड अपॉन डेल एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो p की जगह पे हम रख देते हैं, p की जगह पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और q की जगह पे ए डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया गया है, p की जगह पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल क्यूब प्लस q की जगह पे a डेल जेड अपॉन डेल एक्स, कैपिटल एक्स है ना, होल क्यूब इज इक्वल टू 27z हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को कॉमन निकाल लिया गया है होल क्यूब को, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे a क्यूब बचेगा, तो 1 प्लस a क्यूब डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल क्यूब बचेगा इक्वल टू 27, ठीक है। अब पूरे में क्यूब रूट कर देते हैं, क्यूब रूट जब कहते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस a क्यूब होल टू द पावर 1/3 डेल जेड अपॉन डेल एक्स के पावर में 1 आ जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट करने पर 1/3 से 3 और 3 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 3z होल टू द पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे हम पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। x को राइट साइड मल्टीप्लाई होकर इस, ठीक है, इस वैल्यू को 3 को यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे, और पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हम पूरे इक्वेशन को पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 प्लस a क्यूब होल टू द पावर 1/3 जो है कांस्टेंट है, तो एज इट इज लिख देंगे, और z टू द पावर -1/3 है, कहां से आया, हमने ये जो वैल्यू राइट साइड में था उसको लेफ्ट साइड ला लिए, तो क्या हो गया, z टू द पावर -1/3 आ गया, ठीक है। ये जो वैल्यू है उस पर लेफ्ट साइड लाए तो z टू द पावर -1/3 आ गया, जब इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो 1/z टू द पावर 1/3 आता है, न्यूमरेटर में लाएंगे तो z टू द पावर -1/3 आ गया। इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा, z टू द पावर -1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/3 प्लस 1, ठीक है। तो -1/3 प्लस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, तो 2 डिवाइड बाई 3 मिल जाएगा, इसलिए z टू द पावर 2 डिवाइड बाई 3 मिल गया, और उसके बाद में 2/3 पहले से था,
और इसके डिवाइड में भी हमें क्या मिल रहा है, इसके डिवाइड में भी 2/3 मिल रहा है, तो ये 2/3 और ये 2/3 कट के 1 आ गया, तो इसके मल्टीपल में कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ 1 रहा, ठीक है। और राइट साइड में 2dx है, इसका इंटीग्रेशन करने पर x मिल जाएगा और साथ में कांस्टेंट को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसको c की जगह पे हम क्या मान लेते हैं, 2b मान लेते हैं। तो 2b जब मानते हैं इसको, तो 2 और 2 कॉमन निकालिए, x प्लस b हो गया, और लेफ्ट साइड में z टू द पावर 2/3 1 प्लस a क्यूब होल टू द पावर 1/3 आ गया। अब दोनों साइड हम क्यूब कर देते हैं, जब क्यूब करते हैं तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 क्यूब और x प्लस b होल क्यूब, ये हो गया। जब यहाँ से क्यूब करते हैं तो z के पावर में सिर्फ स्क्वायर बचेगा, 3 और 3 कट जाएंगे तो z स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे 3 3 पूरी कट जाएंगे तो 1 प्लस a क्यूब बच जाएगा, और यहाँ पे राइट साइड का 2 क्यूब करने पर 8 मिलता है हमें, इसलिए 8 आ गया, और इसको क्यूब करने पर x प्लस होल क्यूब मिलता है, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस ay मिल जाएगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन मिलेगा, ये जो इंटीग्रल मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, पूर्ण हल कहलाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन हल कीजिए, p इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू जेड माइनस ए, ठीक है। दिया हुआ आंशिक अवकल समीकरण है p 1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू जेड माइनस ए, ये किस फॉर्म में है, जेड पी क्यू के फॉर्म में है, इक्वल टू 0 के फॉर्म में। जेड इक्वल टू मान लेते हैं हम एफ एक्स मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस बी वाई है, यहाँ पे बी वाई मान लिए हैं, क्योंकि पहले से ही ए दिया हुआ है तो उसी को नहीं मान सकते, तो वहां पे क्लेश हो जाता, ठीक है, इसलिए एक्स प्लस बी वाई मान लिया गया है, ठीक है। तो p इक्वल टू हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और q इक्वल टू हो जाएगा b डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को रख देते हैं इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, तो p की जगह पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स और q की जगह पे b आ गया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ गया, स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर आ गया। राइट साइड में q की जगह पे b डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और अच्छा बाकी सब तो कांस्टेंट है और z है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स को या फिर इस वैल्यू को पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि दोनों साइड वैल्यू सेम है तो इन दोनों को कट कर देते हैं, तो क्या बचेगा, 1 प्लस बी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर आ गया, 1 प्लस बी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर आ गया। राइट साइड में बी जेड माइनस ए आ गया, इस वैल्यू को भी राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब चर पृथक्करण की विधि से, तो पहले x को राइट से ले जाते हैं, और इन सब जो वैल्यू है z जो है b z माइनस a माइनस 1 सबको हम डिवाइड में ले आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इस स्टेप हम क्या करेंगे, इस x को राइट से ले जाते हैं और इस पूरी वैल्यू को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, b अपॉन b z माइनस a माइनस 1 आ जाएगा, d z का स्क्वायर रहेगा, और राइट साइड में ये जो dx है बस वही रहेगा, dx आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर, स्क्वायर रूट करने पर हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ dz बचा यहाँ पे, तो रूट में आ गया, और b में जो स्क्वायर था वो भी हटके सिर्फ b बच गया, ठीक है। इसलिए b इंटू डी जेड अपॉन रूट b इंटू जेड माइनस ए माइनस 1, बी जेड माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन करने पर x प्लस c मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से हम जाते हैं इस वाले इक्वेशन में, यहां से डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम रख देते हैं a और इसकी वैल्यू b। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, इसके लिए समाकलन करने पर हमें मिल गया, इस प्रकार का वैल्यू मिल गया, इसका इंटीग्रेशन करने पर आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, इसको पहले ऊपर आ लीजिए b z माइनस a माइनस 1 होल टू द पावर 1 बाई माइनस 1/2 हो जाता है न्यूमरेटर में लाने पर, और इसका इंटीग्रेशन करने पर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस, ठीक है। तो पावर में 1/2 मिल जाएगा, न्यूमरेटर में 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। इसके अंदर की वैल्यू को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, देखो सिर्फ हम किससे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, z से, तो z बस डिफरेंशिएट होगा नीचे, तो z से को डिफरेंशिएट करने पर, क्योंकि बाकी वैल्यू 0 हो जाएगी, z को डिफरेंशिएट करने पर 1 आ जाएगा, इसके मल्टीपल में क्या है, b है, तो यहाँ पे मिल जाएगा b। ये जो 1/2 है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डिनोमिनेटर में b मिला और न्यूमरेटर में क्या था, यहाँ पे b था, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे b मिलेगा, और ये b कट जाएगा, तो क्या बचेगा, वहां से b हट जाएगा, सिर्फ बचा ये 2 है ऊपर आ गया, तो 2 और b माइनस b इंटू जेड माइनस ए माइनस 1 होल टू द पावर 1/2 की वजह से यहाँ पे रूट लग गया, ठीक है। तो रूट b इंटू जेड माइनस ए माइनस 1 आ गया इक्वल टू एक्स प्लस सी आ गया, ठीक है। इतना इंटीग्रेशन कर सकते हो।
अतः समीकरण 1 का अभिष्ट पूर्ण हल होगा, क्या होगा, z, इस वैल्यू को रख देते हैं आप, तो x प्लस c। अब देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इक्वल है कि नहीं उसको देख लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, x है और y है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कौन सा है, c है और b है। a जो है फिक्स्ड कांस्टेंट है जो दिया हुआ था, ये हो सकता है 5 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है, वो फिक्स्ड कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कौन कौन से हैं, b है और c है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, x और y है, दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो इक्वेशन मिला या फिर ये जो इंटीग्रल मिला, यही क्या होगा, हमारा कंप्लीट इंटीग्रल होगा, पूर्ण समाकल होगा, पूर्ण हल होगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैंने कुछ कम ही क्वेश्चन किए हैं क्योंकि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।